एवरीवन। आज हम बात करते हैं कि एक तारे बनते कैसे हैं, यानी एक तारों का पूरा जीवन चक्र चलता कैसे है और एक तारे मरते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आकृति से। ये जो आपके सामने आकृति दिख रही है, इस आकृति को हम नेबुला के नाम से जानते हैं। इसे हम निहारिका भी कहते हैं। ये है क्या? तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष के बादल है ये अंतरिक्ष के बादल हैं। और ये जो बादल हैं, ये धूल से और गैस से मिलके बने होते हैं। और इसमें जो गैस मिलती है वो हाइड्रोजन गैस मिलती है। और ब्रह्मांड में मिलने वाले सबसे ज्यादा गैस अगर कोई है तो वह है हाइड्रोजन। पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलता है तो वह है हाइड्रोजन। और अगर हम बात करें थोड़ा सा कि ये जो नेबुला है ये बड़ा कितना है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि तकरीबन ये 1 से लेकर के 10 प्रकाश वर्ष तक बड़े होते हैं। इनका आकार इससे भी बड़ा हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर ये प्रकाश वर्ष क्या है, पहले ये समझिए कि अगर लाइट को हम एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने का कोशिश करें, यानी अगर लाइट यहाँ से जाकर यहाँ निकलती है, तो इसे तकरीबन 1 से लेकर के 10 साल तक का समय लगेगा। 1 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। ये इस बात पर डिपेंड पड़ेगा कि नेबुला कितना बड़ा है। ये है लाइट ईयर। अब होता क्या है कि ये जो आप गैस और धूल के बादल देख रहे हैं, लाखों करोड़ों साल के बाद, लाखों करोड़ों साल में इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और इनके बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास पास आना शुरू करेंगे और एक दूसरे की तरफ सिकुड़ना शुरू करेंगे। ये सिकुड़ेंगे किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और जब ये सिकुड़ते हैं आपस में, और सिकुड़ने के बाद ये गर्म होते हैं, और जब एक जगह ये इकट्ठा होंगे तो इकट्ठा होने के बाद अगर इनका जो मास है, अगर जो इनका मास है वो जुपिटर के मास से, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जुपिटर के मास से 13 से 80 गुना से अगर इसका मास ज्यादा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यह संभावना है कि उसमें अब शुरू होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन ही वो चीज है जिससे तारे जन्म लेते हैं। तो अगर इनका मास 13 से 80 गुना से बड़ा होगा, तो आप देख सकते हैं क्या कि ये जो तारे हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, सब धीरे 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 करके पास आ रहे हैं। ये पास आ रहे हैं, और पास आने के बाद अगर इनका मास, अगर इनका मास इससे ज्यादा हुआ तो यहाँ पे शुरू होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। और अगर इनका मास इससे कम हुआ, अगर इनका मास इससे कम हुआ तो ये तारे जन्म लेने से पहले मर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्राउन डॉर्फ। ये जो तारे हैं, ये आप जो आकृति देख रही है, ये एक ब्राउन डॉर्फ। और ये जो तारा है ये जन्म लेने से पहले ही मर गया। मतलब ये एक मिट्टी का गोला है। ये एक मिट्टी का गोला है। मिट्टी का गोला। लेकिन अगर उनका द्रव्यमान इतना हो, अगर उनका मास इतना हो कि उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होगा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है पहले आप ये समझिए कि जब दो हल्के परमाणु, जब दो हल्के परमाणु मिलकर एक भारी परमाणु का निर्माण करें, यानी जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो उनके साथ निकलती है कुछ ऊर्जा, और यही है नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के परमाणु मिलकर एक भारी परमाणु का निर्माण करें, उसी को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। और जब नाभिकीय संलयन होता है तो उसमें निकलती है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा, एनर्जी निकलती है। ठीक है। और प्रोटोस्टार के सबसे आखिरी स्टेज में नाभिकीय संलयन शुरू होता है, और ये जो अगला स्टेज में जाता है इसे हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। ये आपका है मेन सीक्वेंस स्टार। ये है आपका प्रोटोस्टार। ये जो मेन सीक्वेंस स्टार है, हमारा जो सूरज है, सन, अभी इसी स्टेट में है।
हमारा जो सन है वो इसी स्टेट में है, यानी अभी उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन लगातार हो रहा है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में टकरा करके हीलियम बना रहे हैं, उससे निकल रही है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा, एनर्जी निकल रही है। फिर एक टाइम बाद ऐसा होता है कि इनका जो ईंधन है, यानी इनके पास जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन की मात्रा 90% से ज्यादा खत्म हो जाती है और इनके पास बहुत कम हाइड्रोजन बचता है। और जब इनके पास बहुत कम हाइड्रोजन बनता है तो ये करते क्या है, ये अपना संलयन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, संलयन की गति फास्ट कर देंगे। और जब ये अपनी संलयन गति को फास्ट करते हैं तो ये तारे थोड़े से फूल जाते हैं और फूल कर बन जाते हैं इस तरह से लाल लाल रंग के बनते हैं, जिसे हम लाल दानव बोलते हैं, लाल दानव, रेड जाइंट। ठीक है। इसके बाद जो इनके पास बचा हुआ हाइड्रोजन था, यहाँ आने के बाद यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया पूरी तरह से खत्म। तो जब हाइड्रोजन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो आप समझिए कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे थे तो हीलियम बना रहे थे। अब ये जो हीलियम है ना, ये जो हीलियम है, ये जा करके आगे तारों का ईंधन बनेगा और ये कराएगा आगे ईंधन का काम। ठीक है। अब हीलियम जब तारों का ईंधन बनता है तो इसके बाद हम देखते हैं ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन तक के तत्व बनते हैं, जैसे क्या कि हाइड्रोजन और हीलियम मिलके बनाते हैं लिथियम, हीलियम और हीलियम मिलके बनाते हैं बेरिलियम, हीलियम और बेरिलियम मिलके बनाते हैं कार्बन, और हीलियम और कार्बन मिलकर बनाते हैं ऑक्सीजन। और यहाँ पे आते आते पूरी तरह से हीलियम भी समाप्त हो जाता है। जब पूरी तरह से हीलियम भी समाप्त हो जाता है तब ये तारे करते हैं कोलैप्स, तब ये तारे करते हैं कोलैप्स। और अगर आप देखें तो जो सबसे भारी तत्व होगा, जो सबसे भारी तत्व होगा वो कोर में आ जाएगा, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन कोर में आ जाते हैं और इसके बाहर आ जाएंगे बेरिलियम और इसके बाहर आ जाएंगे लिथियम। और यहाँ पे आने के बाद तारों का पतन हो जाएगा, यानी कि तारे तारे का पतन होगा कार्बन ऑक्सीजन कोर पे। यानी यहाँ आने के बाद तारे जो है कोलैप्स कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। और कोलैप्स करने के बाद यहाँ पे दो तरह की संरचना बनती है। एक संरचना जिसे आप देख रहे हैं साइड में, इसे हम कहते हैं व्हाइट डॉर्फ, यानी कि ये है श्वेत वामन। और ये जो आकृति है जिसे हम बोलते हैं प्लेनेटरी नेबुला। और ये नेबुला दोबारा जाकर के तारों का गर्भ बनेगा और यहाँ से दोबारा से तारे बनने की शुरुआत होगी। ये दो तरह की संरचनाएं बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना बात समझ चुके हैं कि ये तारे बनते कैसे और मरते कैसे हैं। तो ये तारे जब मरे, ये मरा हुआ तारा है, ये एक मृत तारा है, ये एक मृत तारा है। तो ये छोटे आकार के तारों का मौत है, यानी कि जब छोटे आकार के तारे, छोटे आकार के तारों का जीवन चक्र ऐसा चलता है। लेकिन क्या होगा जब एक मध्यम आकार का तारा, एक मध्यम एवं बड़े आकार के तारे तारों का जीवन चक्र अगर हम देखें तो समझते हैं कि अब क्या होता है। तो अब तक जितनी भी कहानी थी सब रिपीट होगी, यानी कहने का मतलब ये होगा कि एक नेबुला होगा। अब यहाँ पे ये नेबुले का साइज बढ़ जाएगा, यानी तकरीबन ये 10 प्रकाश वर्ष से भी बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ा नेबुला। अब इसके पास भी क्या होंगे, इसके बाद ग्रेविटेशन से इनके जो पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, वो सारे के सारे पास पास आना शुरू करेंगे और सारे के सारे पास पास आएंगे। और पास पास आने के बाद
ये बनेंगे यहाँ से प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार के बाद बनेगा मेन सीक्वेंस स्टार। प्रोटोस्टार के अंतिम चरण में ही न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होगा, और ये जो टाइम होता है ना, बहुत लंबा टाइम होता है मेन सीक्वेंस स्टार का टाइम। इसके बाद जब इनका भी ईंधन 90% से ज्यादा समाप्त हो जाएगा, तो ये भी क्या करेंगे, अपनी संलयन की रफ्तार को कर देंगे फास्ट, और ये बन जाते हैं लाल महादानव। यानी कि रेड सुपर जाइंट। और तारे थोड़ा से फूल जाएंगे, फैल जाएंगे। फूलने के बाद इनका भी ईंधन जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन समाप्त, फिर हीलियम। हीलियम बनेगा ईंधन, तारों का ईंधन बनेगा यहाँ पे हीलियम। और जब हीलियम तारों का ईंधन बनेगा, तो यहाँ पे आने के बाद, जहाँ अगर हम बात करें इससे पहले वाले में, तो ऑक्सीजन तक के तत्व बने थे, और यहाँ पे फेरस यानी कि लोहा, आयरन, आयरन तक के तत्व बनेंगे। यहाँ पे आयरन तक के तत्व बनेंगे। तो फिर से क्या होगा, बीच में जो आप कोर देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएंगे आयरन, इसके बाहरी वाली आउटर लेयर में आ जाएंगे सिलिकॉन, फिर इसके बाहर वाले में वही कार्बन ऑक्सीजन, फिर बाहर में वैसे ही बेरिलियम लिथियम आ जाएंगे सारे। और इनके बाद जो ये तारे हैं, इनका जो पतन है, इन तारों का पतन, इनका पतन एसी कोर पे होगा। यानी कि इनका पतन आयरन कोर पे होता है। और जब इनका पतन आयरन कोर पे होता है, तो आप ये बात ध्यान रखना, ये एक अंतरिक्ष में होने वाला सबसे बड़ा विस्फोट है ये। यही बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और इसी विस्फोट को हम बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट यानी हम ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या, कि अगर अंतरिक्ष में एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। और इसके बाद जब ये सुपरनोवा विस्फोट होगा, जब तारों का पतन हुआ, पतन होने के बाद अगर ये तारे मध्यम आकार के होंगे, मध्यम आकार के, तो ये बनते हैं न्यूट्रॉन तारा। ये बनते हैं न्यूट्रॉन तारा। और अगर इनका साइज बड़ा हुआ, बड़ा आकार हुआ अगर इनका, तो ये बनेंगे ब्लैक होल। और ये दोनों मरे हुए तारे हैं। ये भी एक मृत तारा है, और ये भी एक मृत तारा है। और आपके सामने जो आकृति है, आप इसे ध्यान से देख रहे हैं, ये तीनों तीनों एक मृत तारे हैं। इनका नाम क्या है, ये श्वेत वामन है, एक मृत तारा है ये आपका न्यूट्रॉन तारा है, ये भी एक मृत तारा है, और ये आपका ब्लैक होल है, ये भी एक मृत तारा है, ये भी एक मृत तारा है। तो तारों के आकार पे ये बात निर्भर करेगा कौन तारा किस मौत मरेगा, और किस मौत मरने के बाद वो या तो श्वेत वामन बनेगा, या न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या फिर ब्लैक होल बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, यहाँ के बाद कौन सा तारा किस मौत मरेगा, इसके बारे में एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया पहली बार, जो सीवी रमन के भतीजे भी हैं, जिसे हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर कोर का द्रव्यमान, तारों का कोर का द्रव्यमान, अगर कोर का मास सूरज के मास से 1.44 इंटू सूर्य के मास से
या तो इक्वल हुआ या उससे कम हुआ, तो ये बनेगा श्वेत वामन। तो ये बनेगा श्वेत वामन। और अगर इनका मास 1.44 इंटू सन के मास से ज्यादा किसका मास? कोर का मास। किसके कोर का मास? तो जो तारा मरा उसके कोर का मास इससे बड़ा या इक्विवेलेंट या उससे कम किसके? 3 इंटू सन के मास से। अगर इसके मास के बराबर या फिर इससे कम हुआ 3 गुना से, तो ये जो तारा है ये बनेगा न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा। और अगली बार जब सन का मास का 3 गुना अगर हम कर दें और इसके मास से बड़ा अगर होगा कोर का मास, तो ये बनेगा आपका ब्लैक होल। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, कौन तारा किस मौत मरता है, और कैसे एक ब्लैक होल बनता है, और कैसे एक न्यूट्रॉन तारा बनता है, और कैसे एक श्वेत वामन यानी कि व्हाइट डॉर्फ बनता है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा।